ऑलराइट गाइस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स व्हाट वी कॉल एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए आप, ये मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अभी जब आप फिजिक्स के भी वीडियो लेक्चर्स देखोगे वहां पे ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया गया है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स भी वहां पे डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहां पे बेसिकली मैं आपको वो चीजें इसमें बताऊंगा जो हमें आगे इस चैप्टर में जरूरत लगेंगी, ठीक है। बाकी रेस्ट योर व्हाटएवर प्रॉब्लम्स आर कंसर्न्ड विद द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, वो आप जब फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स देखोगे वहां पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और जो जो हमें चीजें यहाँ पे जरूरत है हम वो चीजों को पहले डिस्कस करते हैं जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो सबसे पहले आपने तो ऑलरेडी पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक। ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन से वाले गैसेस के लिए वैलिड होती है? ये आइडियल गैसेस के लिए वैलिड होती है। कौन सी गैसेस के लिए? आइडियल गैसेस के लिए। अभी तक मैंने आपको आइडियल गैस की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं बोली, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ कब आइडियल गैस के बारे में आइडिया दिया था, जब मैंने आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करी थी। उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि जो कोई भी गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं हम? आइडियल गैस। इज दैट क्लियर? बट यहां पे हम आइडियल गैस को डिफाइन करेंगे अभी कुछ देर में। इज दैट क्लियर? आप अभी सिंपल याद रखो, जो आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये किसके लिए वैलिड है? ये आइडियल गैस के लिए वैलिड है। क्लियर? नंबर सेकंड, जो एज पर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंसर्न, जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स होता है, we assume these molecules to be hard and rigid spheres which are identical in all respects मतलब इनकी शेप, इनका साइज हम assume करते हैं। जो भी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, these are identical in all the respects and these are hard, these are rigid, these are identical in shape as well as size। is that clear? ये भी आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। नंबर थर्ड, जब भी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, यहां पे हम अज्यूम करके चलेंगे, जब भी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे द कोलिजन्स विल बी परफेक्टली इलास्टिक। दैट मींस जब भी ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। ऑलरेडी पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, ठीक है। जो मेन दो पॉइंट्स हमें बेसिकली यहां पे पढ़ने हैं, जो हमें यहां पे जरूरत लगेंगे, दैट इज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। देखिए आप, there is no force of attraction or repulsion between the molecules. Number one, the actual volume of one gas molecule can be neglected compared to the volume of the container. देखिए आप, ये जो दो यहां पे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इन दो पॉइंट्स से बेसिकली आप आइडियल गैसेस को डिफाइन करते हो। देखिए आप, आइडियल गैस बेसिकली जो भी आपके पास नेचर में गैसेस होते हैं, कोई भी गैस आइडियल नहीं होती। हर कोई गैस जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है और व्हाटएवर, जो भी नेचर में गैसेस आपके पास आती है वो कौन सी गैस होती है? दोज आर रियल गैसेस। और रियल गैस क्या होती है वो भी आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बट ये आइडियल गैसेस होती क्या है? आइडियल गैस बेसिकली, आइडियल कॉन्सेप्ट ही एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हम अज्यूम करके चलते हैं जब भी मॉलिक्यूल्स के बीच में, जब भी गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अगर आपके पास कोई ऐसी गैस होगी जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, उस गैस को कौन सी गैस बोलेंगे हम? उस गैस को हम बोलेंगे आइडियल गैस। इज दैट क्लियर? ये एक पहला स्टेटमेंट है जिससे हम आइडियल गैस को डिफाइन करते हैं। There is no force of attraction or repulsion between the gas molecules. But nature में जितने भी गैसेस आप बेसिकली देखते हो, हर किसी गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, ठीक है। तो नेचर में जितने भी गैसेस होते हैं उन सब में से कोई भी आइडियल नहीं होता है। सो व्हाट इज दिस आइडियल गैस? ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हम अज्यूम करके चलते हैं जब भी गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्लियर? उस गैस को उस टाइम पे कौन सी गैस बोली जाएगी? आइडियल गैस। नंबर वन। नंबर सेकंड, देखिए आप नंबर सेकंड यहां पे स्टेटमेंट क्या है? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल कैन बी नेग्लेक्टेड कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। देखिए अगर मैंने कंटेनर ले लिया, फॉर एग्जांपल कंटेनर में मैंने आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स रखे, कंटेनर में क्या रख लिया मैंने? आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स रख लिए। नाउ एज पर दिस केटीजी इज कंसर्न, जो एक मॉलिक्यूल ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, एक मॉलिक्यूल ने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, राइट? इतना वॉल्यूम जो मैंने शेडेड पोर्शन से दिखाया, ठीक है। और पूरे गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है? वी नो gas takes the volume of the container. Gas occupies the volume of the container in which it is present. अभी देखिए आप, अगर कंटेनर का वॉल्यूम V है, दैट मींस जो इसमें गैस प्रेजेंट है उसने भी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा? V वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। इज दैट क्लियर?
देखिए आप, एक मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम कितना है, खुद का वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम इतना है, ठीक है। क्या मैं एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को, जो इसका एक्चुअल वॉल्यूम होगा, इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं कंपेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, या कंपेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ द गैस बोल दो आप, ठीक है। एज पर दिस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंसर्न, जब भी हम आइडियल गैसेस की बात करेंगे, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, दैट विल बी नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, I mean total volume of the gas occupied. Is that clear? ठीक है। या इन जनरल आप बोल सकते हो आइडियल गैस मॉलिक्यूल के साइज को हम नेग्लिजिबल मान के चल सकते हैं कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो बेसिकली दो मेन असम्पशंस है जिनसे आप आइडियल गैसेस को डिफाइन करते हो। नंबर फर्स्ट, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। नंबर सेकंड, हम एक गैस मॉलिक्यूल के साइज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बोल दो आप, या वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑक्यूपाइड बोल दो। इज दैट क्लियर? तो ये दो मेन चीज है जिनसे आप आइडियल गैस को डिफाइन करते हो। क्लियर? वन मोर थिंग, देखो आपने फिजिक्स में ये इक्वेशन डिराइव करी होगी, अगर आपको याद होगा, जिसको बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन, PV is equal to 1/3 mVRMS²। अब ये VRMS² के VRMS क्या होता है, ये हम कुछ देर में आपको आइडिया बस दूंगा इसका, ठीक है। आपने ये चीज आपने फिजिक्स में डिस्कस में डिटेल की होगी, आपने ये इक्वेशन डिराइव भी करी होगी। और इस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन बोलता है? काइनेटिक गैस इक्वेशन। मतलब जो आपके पास आइडियल गैसेस होते हैं वो इस इक्वेशन को भी फॉलो करते हैं। एक तो कौन सी इक्वेशन को फॉलो करते हैं? PV is equal to nRT को, ठीक है। दूसरी काइनेटिक गैस इक्वेशन को भी आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स फॉलो करते हैं। एंड दिस इक्वेशन, दिस इज वैलिड फॉर 1 mole of ideal gas. This equation is valid for 1 mole of ideal gas. और ये जो m term यहाँ पे है, m term is the molar mass of the gas. m term is the molar mass of the gas. What is V? V is root mean square speed, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और PV is equal to 1/3 mVRMS² को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। एंड दिस इक्वेशन, रिमेंबर, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर 1 mole of ideal gas. Is that clear? ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। मैं सीधे आपको स्टेटमेंट्स के फॉर्म में ही लिखा रहा हूं, मैं कोई प्रूफ में यहां पर नहीं दिखा रहा हूं, बिकॉज़ फिजिक्स में ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ होगा आपने, ठीक है। अब जो चीज बेसिकली हमें यहां पर डिस्कस करनी है पहले, दैट्स व्हाट वी कॉल एज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। वो भी आपने फिजिक्स में डिस्कस किया होगा, बट यहां पे थोड़ा मैं आइडिया दूंगा, बिकॉज़ जब मैं आगे आपको मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ाने जा रहा हूं, वहां पे वो चीजें थोड़ी काम आएंगी, ठीक है। अब हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। जो सबसे पहली मॉलिक्यूलर स्पीड हमने पढ़नी है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VRMS से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VRMS। देखिए सिंपल सी चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने एक कंटेनर लिया है, लेट्स से इस कंटेनर में आपने गैस मॉलिक्यूल्स रख ली, इस कंटेनर में आपने गैस मॉलिक्यूल्स रख लिए। लेट्स से यू हैव गॉट n गैस मॉलिक्यूल्स। कितने गैस मॉलिक्यूल्स हैं? n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कंटेनर, ठीक है। लेट्स से एक गैस मॉलिक्यूल, 2 3 4 टिल n, ठीक है। कितने गैस मॉलिक्यूल्स आपके पास है? n गैस मॉलिक्यूल्स आपके पास है। First of all, as per KTG is concerned, as per kinetic theory of gas is concerned, the gas molecules, the ideal gas molecules, they'll be always in continuous random motion, ठीक है। And the collisions, जब भी आपस में collision करेंगे, those collisions are perfectly elastic. Perfectly elastic क्या होता है? There is no loss of energy. There is no loss of energy, but there can be transfer of energy. There is transfer of energy. Correct? देखिए, for example, अगर ये दो molecules collide करेंगे, ये दो molecules collide करेंगे, कोलाइड करने से यहां पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, बट एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी। फॉर एग्जांपल, ये मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड कर रहा होगा, ये मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर रहा होगा। दैट मींस इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो रही होगी, एट द सेम टाइम कोलिजन के बाद इस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही होगी। सो इवेंचुअली देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर? देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, बट यहां पे एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। Is that clear? कहने से जब भी कोलिजन, यहां पे कंटिन्यूअसली कोलिजन होते रहेंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी,
जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होती जाएगी। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी इंस्टेंट पे मॉलिक्यूल्स की फॉर एग्जांपल स्पीड चेक कर रहा हूं, लेट्स से इस मॉलिक्यूल की स्पीड बराबर है v1, इसकी v2, इसकी v3 और कितने मॉलिक्यूल्स आपके पास n मॉलिक्यूल्स है, दैट मींस इस वाले मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी होगी फॉर एग्जांपल vn। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे मैंने मॉलिक्यूल्स की स्पीड फॉर एग्जांपल चेक कर ली। नाउ व्हाट इज दिस रूट मीन स्क्वायर स्पीड? कुछ नहीं करना है आपने, देखिए अब इसका उल्टा पढ़ो। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, सबसे पहले जो आपके पास मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट स्पीड्स हैं v1 v2 v3 इनका आप स्क्वायर ले लो। क्या ले लो? स्क्वायर। या आपने v1 का स्क्वायर लिया, आपने v2 का स्क्वायर लिया, आपने v3 का स्क्वायर लिया, आपने vn का स्क्वायर लिया। ठीक है, स्क्वायर लिया, फिर स्क्वायर के बाद इनका मीन लो। मीन लो मतलब v1 प्लस v2 स्क्वायर प्लस दिस प्लस डैश 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 टिल vn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपने मीन लिया, फिर जो मीन लिया आपने मीन का आप रूट लो। मीन का क्या लो? रूट लो। ये जो आपके पास स्पीड बन जाती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं VRMS। व्हाट डू वी कॉल दिस एज? VRMS। आपने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा। ठीक है, सो व्हाट इज VRMS? इट इज नथिंग, जो आपके पास मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स होती है उनका स्क्वायर लिया सबसे पहले, फिर उसके बाद इनका मीन लिया, फिर उसी के बाद इनका रूट लिया, और जो आपके पास स्पीड बन जाती है ये स्पीड अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, इसको कौन सी स्पीड हम बोलते हैं? इसको बोलते हैं VRMS। इज दैट क्लियर? वन मोर थिंग, अभी हमने देखा एज पर द काइनेटिक गैस इक्वेशन इज कंसर्न्ड, PV इज इक्वल 1/3 mVRMS स्क्वायर। mVRMS स्क्वायर। क्या यहां से मैं VRMS कैलकुलेट कर सकता हूं? डेफिनेटली। तो यहां पे VRMS की वैल्यू जो आ रही है दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 3PV डिवाइडेड बाय m। अंडर रूट ऑफ 3PV डिवाइडेड बाय m। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फार्मूला आपकी VRMS की ये है। ठीक है, उसके बाद VRMS की ये वाली फार्मूला भी आप यूज करोगे। VRMS कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अगर प्रेशर, वॉल्यूम और मोलर मास आपको गैस का पता है, आप उस गैस की VRMS कैलकुलेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अब एक और चीज देखें, लेट्स से मेरे पास यहां पे जो मैंने गैस ली, लेट्स से मैंने गैस का 1 मोल लिया है। कितना लिया है? 1 मोल ऑफ गैस। और 1 मोल ऑफ गैस कौन सी है? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। अगर ये आइडियल गैस है तो PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो करना चाहिए। अगर 1 मोल है तो n की वैल्यू कितनी है? 1। दैट मींस PV शुड बी इक्वल टू व्हाट? PV शुड बी इक्वल टू RT। इज दैट क्लियर? अगर आपके पास 1 मोल ऑफ गैस होगा, PV के बदले क्या लिख सकते हो आप? RT लिख सकते हो। तो आपकी यहां पे एक और फार्मूला बन गई है व्हिच इज अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय m। अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाय m। ये 2-3 फार्मूलाज आपके पास है। वन फार्मूला इज दिस, वन फार्मूला इज दिस एंड वन फार्मूला इज दिस, जिससे आप कभी भी एक गैस मॉलिक्यूल्स जो आपके पास कंटेनर में आइडियल गैस होंगे, उन आइडियल गैस की क्या कैलकुलेट कर सकते हो? उन आइडियल गैस की आप VRMS कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दीज आर द 3 जनरल फार्मूलाज। इज दैट क्लियर? अब यहां पे पॉइंट एक है जो आपको याद रखना है। ठीक, पॉइंट क्या है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैंने टेंपरेचर कांस्टेंट कर लिया, अगर मैंने गैस का टेंपरेचर लेट्स से कांस्टेंट कर लिया, गैस का टेंपरेचर मैंने कांस्टेंट रखा। ठीक है, अगर मैं कांस्टेंट टेंपरेचर पे प्रेशर चेंज करूंगा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, क्या VRMS की वैल्यू इंक्रीज होगी? सिमिलरली अगर मैंने वॉल्यूम इंक्रीज किया, क्या VRMS की वैल्यू इंक्रीज होगी? ये हमें देखना है। देखिए आपको बेसिकली लग क्या रहा है? VRMS is directly proportional to pressure, VRMS is directly proportional to volume, तो प्रेशर बढ़ने से VRMS इंक्रीज होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। कांस्टेंट टेंपरेचर पे हमेशा PV की वैल्यू किसके बराबर होती है? कांस्टेंट के बराबर। समझ रहे हो आप? मतलब अगर आप कांस्टेंट टेंपरेचर पे फॉर एग्जांपल प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, लग क्या रहा है? हमें लग रहा है VRMS इंक्रीज होना चाहिए, बट जब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो कांस्टेंट टेंपरेचर पे, जितना आप प्रेशर इंक्रीज करोगे उसी के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, सच दैट PV की वैल्यू अभी भी क्या आएगी? वही सेम कांस्टेंट आएगी। Is that clear? So what you have to remember over here is, जो भी आपके पास VRMS होती है, VRMS root mean square speed, it only depends on temperature. It only depends on temperature. ये चीज आप याद रखना, ठीक है? जो भी आपके पास मॉलिक्यूलर स्पीड्स होती है, सबसे पहली मॉलिक्यूलर स्पीड्स कौन सी डिस्कस करी हमने? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मतलब अगर आप प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज करोगे, प्रेशर के चेंज करने से वॉल्यूम अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, सच दैट PV की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। वी नो एट कांस्टेंट टेंपरेचर PV की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट के बराबर होती है। अब कांस्टेंट टेंपरेचर पे अगर आप प्रेशर जितना भी बढ़ा लो, वॉल्यूम अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, सच दैट PV का प्रोडक्ट अभी भी क्या आएगा? वो अभी भी कांस्टेंट के बराबर ही आएगा। So what you have to remember, VRMS only depends on what? It depends on temperature. Is that clear? So this was all about what? Root mean square speed, which you would have already discussed in your physics video lectures, right? ठीक है? अब इसके बाद जो दूसरी हमारे पास स्पीड होती है, जिसको बोलते हैं एवरेज स्पीड. What do we call that as? एवरेज स्पीड. देखो बेसिक चीज है, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं हेडिंग एवरेज स्पीड,
एवरेज स्पीड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VAB से। किससे? एवरेज स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं VAB से। ठीक, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास लेट्स से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, फॉर एग्जांपल मैं चेक कर रहा हूं हर किसी मॉलिक्यूल की स्पीड, एक मॉलिक्यूल की V1 V2 V3 टिल Vn। इज दैट क्लियर? आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहां पे इन सभी स्पीड्स का क्या लेना है? एवरेज लेना है। एवरेज कैसे लेता हूं? यहां पे लिखूंगा VAB, V एवरेज विल बी इक्वल V1 प्लस V2 प्लस डैश 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 टिल Vn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट स्पीड्स थी उनका क्या लिया मैंने? उनका एवरेज लिया। जो मेरे पास रिजल्टिंग वैल्यू आ गई दैट वी कॉल्ड एज V एवरेज, एवरेज स्पीड ऑफ द गैस। इज दैट क्लियर? एवरेज स्पीड ऑफ द गैस। इज दैट क्लियर? ठीक, अब यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे हमने अभी RMS वेलोसिटी की डिफरेंट फार्मूलाज देखी, कौन कौन सी? अंडर रूट ऑफ 3 PV डिवाइडेड बाय m या अंडर रूट ऑफ 3 RT डिवाइडेड बाय m। वैसे यहां पे V एवरेज की एक और फार्मूला होती है व्हिच इज अंडर रूट ऑफ 8 RT डिवाइडेड बाय pi m, 8 RT डिवाइडेड बाय pi m। या अगर आपके पास 1 मोल ऑफ गैस होगा, 1 मोल ऑफ गैस के लिए PV किसके बराबर होता है? RT के बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं उस टाइम पे? 8 RT के बदले क्या हो जाएगा? PV डिवाइडेड बाय pi m। इज दैट क्लियर? ये तीन फार्मूलाज आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर? जब भी आपको कंटेनर में कोई आइडियल गैस दी होगी और आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट द एवरेज स्पीड की, या ये फार्मूला यूज करेंगे या ये फार्मूला यूज करेंगे, या अगर मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट स्पीड्स आपको पता है, आप ये वाली फार्मूला सीधे यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अब एक और चीज यहां पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीन फार्मूलाज आपको याद रखनी है। एक और चीज देखें आप, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट टेंपरेचर पे मैं प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज करूंगा, क्या V एवरेज की वैल्यू चेंज हो जाएगी? V एवरेज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बिकॉज़ कांस्टेंट टेंपरेचर पे PV की वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। प्रेशर चेंज कर लो, वॉल्यूम अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम अभी भी क्या आ जाएगा? कांस्टेंट के बराबर ही आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन जनरल इज V एवरेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेंपरेचर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो V एवरेज बेसिकली डिपेंड किस पे करता है? जैसे आपका VRMS था, VRMS किस पे डिपेंड कर रहा था? टेंपरेचर पे। वैसे ही अगर देख रहे हो आप, V एवरेज भी किस पे डिपेंड करता है? ये सिर्फ डिपेंड करता है टेंपरेचर पे। इट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? टेंपरेचर। इज दैट क्लियर? ठीक है, दिस वाज ऑल व्हाट? एवरेज स्पीड। ठीक, नंबर थर्ड इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। देखिए आप, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं VMP से। किससे? VMP से। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज डिफाइंड एज द स्पीड possessed by maximum fraction of molecules, ठीक है? तो कैसे हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को डिफाइन करते हैं? ऑलरेडी आपने डिस्कस किया होगा फिजिक्स में। ठीक है, देखिए आप, जो स्पीड मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास होती है, फॉर एग्जांपल मैंने कितने मॉलिक्यूल्स यहां पे लिए? n मॉलिक्यूल्स लिए। अब यहां पर बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम भी हो सकती है, ठीक है? और जो स्पीड, जो कॉमन स्पीड मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास होगी, द स्पीड possessed by maximum fraction of molecules, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सिंपली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, जो स्पीड मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होगी, उस स्पीड को कौन सी स्पीड बोली जाएगी? उसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और सिमिलरली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VMP से। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? अंडर रूट ऑफ 2RT डिवाइडेड बाय m। अंडर रूट ऑफ 2RT डिवाइडेड बाय m। ये m जो मैंने हर जगह अभी तक लिखा है, ये m यहां पे मोलर मास है। क्या है? मोलर मास। तो अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस होगा तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा? 2PV डिवाइडेड बाय m। इज दैट क्लियर? इस फार्मूला से हमेशा हम क्या कैलकुलेट करते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैलकुलेट करते हैं। अगर आप फिर भी यहां पे देख लो, देखिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ एंड सिर्फ जी सिर्फ टेंपरेचर पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे भी आप लिखोगे जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब एक और चीज देखिए, आपने फॉर एग्जांपल यहां पे गैस ली, गैस की कितने मॉलिक्यूल्स लिए आपने? n मॉलिक्यूल्स लिए। अब गैस के पास बेसिकली 3 स्पीड्स हो सकती है, ठीक है? एक होती है VRMS, दूसरी होती है V एवरेज, तीसरी कौन सी होती है? V मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, ये 3 स्पीड्स गैस मॉलिक्यूल्स के पास होती है। ठीक, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों स्पीड्स कब चेंज होगी? जब टेंपरेचर चेंज होगा। ये तीनों स्पीड्स कब चेंज होगी? जब
टेम्परेचर चेंज होगा। रिमेंबर वन थिंग, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर मैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इन तीनों की स्पीड्स चेक कर रहा हूं, अगर मैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये तीनों स्पीड्स चेक कर रहा हूं, ठीक है, always VRMS will be greater than V average, which will be greater than V most probable। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इन तीनों स्पीड्स में से सबसे ज्यादा को किसकी वैल्यू होती है? VRMS फॉलोड बाय V एवरेज फॉलोड बाय V मोस्ट प्रोबेबल, जो आप एक्चुअली चेक भी कर सकते हो, ठीक है। चेक कैसे करोगे आप सीधे कि कोई कॉमन टेम्परेचर ले लो, ठीक है, लेट्स से टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया आपने, ठीक है, मतलब टेम्परेचर, और लेट्स से टेम्परेचर 300 केल्विन लिया आपने, आप 300 केल्विन टेम्परेचर लो, फिर आप VRMS की फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है, उसमें टेम्परेचर की वैल्यू डाल दो। सिमिलरली आपके पास V एवरेज और V मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू आपके पास, आई मीन की फॉर्मूलाज आपके पास है, उनमें वही टेम्परेचर की वैल्यूज डालो, आप सीधे वैल्यू निकालो। वैल्यू जब निकालोगे आपके पास हमेशा किसी भी टेम्परेचर पे अगर आपको चेक करना होगा, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑलवेज VRMS will be greater than V average, which will be greater than V most probable। Is that clear? ठीक है, this was all about what? This was all about molecular speeds, ठीक है। और इनका रेशियो कितना होता है? इनका रेशियो होता है at a particular temperature 1:0.9, which is 0. यहाँ पे 8, ठीक है। इनका रेशियो कितना होता है? 1:0.9, which is what? 0.8। समझ रहे हो? आपको रेशियो से ही समझ आ रहा है किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर VRMS सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाय V एवरेज, फॉलोड बाय V मोस्ट प्रोबेबल। RAM आप याद रखना, RAM, ठीक है, ये आपको याद रह जाएगा। 1:0.9:0.8। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, देखिए मॉलिक्यूलर स्पीड्स में मैंने ये दो छोटे से क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, और नीट में तो इससे बाहर तो क्वेश्चन पूछने वाला हो, ठीक है, मतलब सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, और ये क्वेश्चंस आपने फिजिक्स में भी डिस्कस किए होंगे, ठीक है। देखिए अगर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो, एट व्हाट टेम्परेचर द RMS स्पीड ऑफ SO2 विल बी इक्वल टू RMS स्पीड ऑफ O2, ठीक है। हमें टेम्परेचर बताना है जिस टेम्परेचर पे VRMS of SO2 will be equal to what? VRMS of O2। At what temperature the RMS speed of SO2 will be equal to RMS speed of O2 at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल RMS speed की फॉर्मूला आपको पता है। RMS speed किसके बराबर होता है? VRMS is always equal to what? Under root of 3RT divided by M। Is that clear? हमें SO2 का टेम्परेचर बताना है। At what temperature the RMS speed of SO2 should be equal to RMS speed of O2 at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मैं VRMS की फॉर्मूला यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ? I can simply write under root of 3RT of SO2 divided by M of SO2 should be equal under root of VRMS of O2 क्या हो जाएगा? This will be 3RT of O2 divided by M of O2। Is that clear? रूट से रूट कैंसिल हो गया, 3R कैंसिल हो गया, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई? आपके पास इक्वेशन आ गई टेम्परेचर ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ SO2 शुड बी इक्वल टेम्परेचर ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2। Is that clear? हमें कैलकुलेट क्या करना है? At what temperature the RMS speed of SO2? हमें T of SO2 कैलकुलेट करना है। क्या आपको T of temperature of O2 दिया गया है? Which is 27 डिग्री सेंटीग्रेड। Remember one thing, यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा आप केल्विन में लोगे। किस में लोगे? केल्विन में लोगे। तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी बेसिकली दी है? यहाँ पे इस टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन दी गई है। मोलर मास ऑफ O2 आपको पता है 32 के बराबर होता है। मोलर मास ऑफ SO2 आपको पता है किसके बराबर होता है? 64 के बराबर आता है। क्या यहाँ से टेम्परेचर आ जाएगा? टेम्परेचर ऑफ SO2 यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और टेम्परेचर की वैल्यू किस में आनी है? यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे केल्विन में आनी है। इज दैट क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। नंबर सेकंड, calculate the VRMS of an unknown gas whose molar mass is 83.14 grams at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हमारे पास एक अननोन गैस दिया है जिसके लिए हमें VRMS कैलकुलेट करनी है, और उस अननोन गैस का मोलर मास कितना दिया है? 83.14 grams at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। We know the formula for VRMS किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय M। अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय M। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे गलती कहां पे कर लेते हो आप? दिस शुड बी अंडर रूट 3। फर्स्ट ऑफ ऑल R की कौन सी वैल्यू लोगे आप? R की वैल्यू आप 8.314 लोगे, 0.0821 लोगे, 1.98 लोगे, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए
मैंने आपको बताया था जब भी प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स, जब भी प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स किसमें दिए होंगे, प्रेशर का वॉल्यूम दिया होगा, प्रेशर के यूनिट्स दिए होंगे एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम के यूनिट्स दिए होंगे लीटर्स में, उस टाइम पे हमेशा आर की कौन सी वैल्यू यूज किया करोगे, 0.0821। ठीक है। उसके बाद अगर आपको प्रेशर दिया होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल्स में और वॉल्यूम दिया होगा आपको मीटर क्यूब में, उस टाइम पे आर की कौन सी वैल्यू यूज करोगे आप, 8.314। बट अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ना आपको प्रेशर की वैल्यू दी गई है, ना आपको वॉल्यूम की वैल्यू दी है, मतलब ना आपको प्रेशर के यूनिट्स दिए गए, ना आपको वॉल्यूम के यूनिट्स दिए गए हैं, जिससे आप डिसाइड कर लेते थे कि आर की कौन सी वैल्यू यूज की जाए। जब भी आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो होगा जहां पे प्रेशर और वॉल्यूम नहीं दिया होगा, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आर की कौन सी वैल्यू आपको यूज करनी है, बिकॉज़ प्रेशर और वॉल्यूम नहीं दिया होगा। इज दैट क्लियर? उस टाइम पे ऑलवेज यू विल बी गोइंग विद द एसआई सिस्टम, ऑलवेज यू विल बी गोइंग विद द एसआई सिस्टम। एंड एज पर एसआई सिस्टम इज कंसर्न, आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो आर की कौन सी वैल्यू, 8.314 मल्टीप्लाई बाय टेंपरेचर कितना दिया है, टेंपरेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमेशा हम टेंपरेचर यहां पे किस में लेते हैं, केल्विन में, डिवाइडेड बाय मोलर मास। देखिए मोलर मास कितना दिया है, 83.14। बट अगर आप देख रहे हो, मैंने यहां पे एसआई सिस्टम के थ्रू यूनिट ली है, ठीक है। एंड एज पर एसआई सिस्टम इज कंसर्न्ड, मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम्स की किलोग्राम्स, किलोग्राम्स। दैट मींस मुझे इस मोलर मास को भी फर्स्ट ऑफ ऑल किस में कन्वर्ट करना होगा, किलोग्राम्स में। तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करूंगा। जो वैल्यू यहां पे आनी है दैट विल बी VRMS इन मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। इज दैट क्लियर? All right, guys. Now let's talk about the kinetic energy of the gas. Kinetic energy of the gas. देखिए, for example, अगर मैंने कंटेनर में 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ले ली, कंटेनर में मेरे पास कितनी गैस है, I got 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। क्लियर? अगर मुझे इस 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, सिंपल एक फॉर्मूला याद रखोगे आप, काइनेटिक एनर्जी of 1 mole of ideal gas, kinetic energy of 1 mole of ideal gas। kinetic energy किसके बराबर होगी बेसिकली, 1/2 mv square, राइट, हाफ mv square आपको ऑलरेडी पता होगा। बट यहां पे मैं 1 मोल ऑफ गैस ले रहा हूं, 1 मोल ऑफ गैस। जब भी मैं 1 मोल ऑफ गैस लेता हूं, उस टाइम पे मैं एटॉमिक मास टर्म यूज करता हूं कि मोलर मास टर्म यूज करता हूं। जब भी मैं 1 मोल ऑफ गैस लेता हूं, उस टाइम पे मैं मोलर मास टर्म यूज करता हूं। ठीक है। तो यहां पे अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी 1 मोल ऑफ गैस के लिए कैलकुलेट करनी होगी, दैट विल बी हाफ ऑफ m, कैपिटल M, which is molar mass, multiplied by VRMS square, multiplied by VRMS square. Why only VRMS? This is the assumption, this is the why VRMS, this is the assumption by KTG, assumption by kinetic theory of gases। ठीक है। जब भी आपके पास 1 मोल ऑफ आइडियल गैस होगा, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे आप, हाफ m VRMS square। Now we have already discussed one thing, VRMS किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय m, अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय m फॉर 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस। ठीक है। अब देखिए आप, अगर इस VRMS की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख लो, आपके पास काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल किसके बराबर आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, दिस विल बी इक्वल 1/2 m मोलर मास, VRMS के बदले क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय m का होल स्क्वायर। करेक्ट, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है, ये m से m कैंसिल हो गया, तो आपके पास बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस किसके बराबर आ गया आपके पास, 3 डिवाइडेड बाय 2 RT के बराबर। मतलब जब भी आपके पास कोई आइडियल गैस दिया होगा, उस आइडियल गैस का अगर आपके पास 1 मोल दिया होगा, उस 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 3/2 RT। इज दैट क्लियर? अगर 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी ऐसे कैलकुलेट की जाएगी, अगर आपके पास 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको मल्टीप्लाई 2 से करना है। अगर आपके पास 3 मोल्स ऑफ आइडियल गैस है तो मल्टीप्लाई 3। अगर आपके पास n मोल्स ऑफ आइडियल गैस है, n मोल्स ऑफ आइडियल गैस के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, n से करना पड़ेगा यहां पर मल्टीप्लाई। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे लिख सकता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी फॉर n moles, for n moles of ideal gas, kinetic energy for n moles of ideal gas will be equal to what, 3/2 nRT। Is that clear? जो पहली वाली फॉर्मूला थी ये वैलिड थी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए, जो दूसरी वाली फॉर्मूला यहां पर दिस इज वैलिड फॉर n मोल्स ऑफ आइडियल गैस। Is that clear? ठीक है। अब एक और चीज यहां पर
देखिए देखिए काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस में कितने पार्टिकल्स होते हैं? कैन आई से Na मॉलिक्यूल्स? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.023 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? सो काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस किसके बराबर आ गया? 3 divided by 2 RT के बराबर आ गया। ठीक है? कैन आई सिंपली से काइनेटिक एनर्जी फॉर Na मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 3 by 2 RT। ठीक है? अगर Na मॉलिक्यूल्स, अगर 6.023 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस, उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? 3 by 2 RT। क्या आप मुझे बता सकते हो काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस किसके बराबर होगा? कैन आई से 3 divided by 2 RT divided by Na? इज दैट क्लियर? इस R by Na, R बेसिकली क्या है? R इज द गैस कांस्टेंट, Na क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। इज दैट क्लियर? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, दोनों को डिवाइड कर लो, एक और कांस्टेंट आ जाएगा, और उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम K से। किससे? K से। और K क्या होता है आपका? K को बोलता हम बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1.38 into 10 power -3 जूल्स पर केल्विन पर मॉलिक्यूल लिख सकते हो आप, जूल्स पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल अगर आपको कैलकुलेट करना होगा, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 3 by 2 kT, 3 by 2 kT। ये किसके लिए वैलिड है? अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस होगा और आपको उस एक मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी। सिमिलरली अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स के लिए मल्टीप्लाई 2 से, समझ लो आप? ठीक है? तो ऐसे हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी गैस की किसी आइडियल गैस की, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ आइडियल गैस होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, कौन सी फॉर्मूला यूज करूंगा मैं? 3 by 2 RT। अगर मेरे पास n मोल्स ऑफ आइडियल गैस होंगे तो 3 by 2 nRT। अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस होगा तो 3 by 2 kT। अगर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस होंगे तो इसको मल्टीप्लाई 2 से। ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना है और इनसे सीधे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये चीजें आपने बेसिकली फिजिक्स में भी डिस्कस की होंगी, इसलिए मैं यहां पे डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सीधे आपको फॉर्मूलाज बता रहा हूं। क्लियर? ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। क्लियर? देखिए आप एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए आप इसमें, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी फॉर 8 grams of CH4 at 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन जूल्स। देखिए आपके पास बेसिकली मीथेन के कितने ग्राम्स दिए? 8 ग्राम्स। क्या आप मुझे बता सकते हो ये कितने मोल्स हो गए मीथेन के? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन व्हिच इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है मीथेन का? 16। तो कितने मोल्स बेसिकली आपके पास है? 0.5 मोल्स। ठीक है? हमें इन 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। दैट मींस आई हैव टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट टू इन जूल्स। Is that clear? We know kinetic energy for n moles. Kinetic energy for n moles of ideal gas किसके बराबर होता है? 3 divided by 2 nRT. 3 divided by 2 nRT. Is that clear? अब देखिए आप, this is 3 by 2. n की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितने हैं? 0.5. r की वैल्यू कौन सी यहां पे लोगे? देखो हमें आंसर जूल्स में चाहिए, तो हमें एज पर एसआई सिस्टम जाना चाहिए, तो r की वैल्यू कौन सी लेंगे हम? 8.314 मल्टीप्लाइड बाय टेंपरेचर। टेंपरेचर यहां पे कैलकुलेट लेना पड़ेगा, सो मल्टीप्लाइड बाय 300। जो यहां पे वैल्यू आएगी दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 grams, या indirectly I can say kinetic energy of 0.5 moles of methane in joules. Is that clear? Now one thing, देखिए काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस किसके बराबर बेस किया गया? 3 by 2 RT के बराबर फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ठीक है? देखिए अगर आप टेंपरेचर इंक्रीज करोगे, टेंपरेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? गैस की काइनेटिक एनर्जी 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी है? इंक्रीज होनी है। ठीक है? अब ये बेसिकली एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, उसके लिए मैं आपको एक कर्व सिखाऊंगा जिसको बोलते हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिससे आपको एक्सप्लेन होगा कि टेंपरेचर बढ़ने से कैसे एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आई मीन मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डिस्कस करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहां पे याद रखो। देखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस, काइनेटिक एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस, it only depends on temperature। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेंपरेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है? और अगर टेंपरेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, जो हम किससे अभी डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें बोल्ट्जमैन्स कर्व या मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डिस्कस करना है अभी कुछ देर में।
ठीक है, ये एक चीज आप याद रखोगे, काइनेटिक एनर्जी किसी भी आइडियल गैस के लिए सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपके पास दो गैसेस होंगे, लेट्स से दिस इज गैस ए, दिस इज गैस बी, अगर आपके पास दो गैसेस होंगे, बात समझना, दो गैसेस आपके पास होंगे जिनके मोल्स इक्वल होंगे, दैट मीन जितने गैस ए के मोल्स यहां पे है उतने ही गैस बी के मोल्स यहां पे है, समझ रहे हो आप। मेरे पास दो गैसेस है जिनके मोल सेम है और टेम्परेचर दोनों का सेम है, दोनों गैस का टेम्परेचर कितना रख रहा हूं मैं, दोनों गैस का टेम्परेचर T रख रहा हूं मैं, कांस्टेंट रख रहा हूं, सेम रख रहा हूं, ठीक है। जब भी आपके पास दो गैसेस होंगे जिनके इक्वल मोल्स होंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इन दो गैसेस की भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू गैसेस विल बी इक्वल। इज दैट क्लियर? तो यहां पर मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकता हूं, फॉर टू गैसेस, फॉर टू और मोर देन टू गैसेस, फॉर टू गैस मैं इन जनरल लिख रहा हूं, फॉर टू गैसेस having same number of moles, having same number of moles at constant temperature, at constant temperature will have same kinetic energy. Is that clear? मतलब जब भी आपके पास दो गैसेस होंगे which are equal molar, मतलब जब भी आपके पास दो गैसेस होंगे, दो डिफरेंट कंटेनर्स में जिनके मोल सेम होंगे और दोनों सेम टेम्परेचर पे होंगे, दोनों गैसेस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, दोनों गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी। मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी इस गैस की होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इस वाले गैस की होगी। इज दैट क्लियर? अब हमें बेसिकली जो चीज डिस्कस करनी है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है, जो यहां पे इंपॉर्टेंट है और जिससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक कर्व बनाना होगा जिसको बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या उसको बोला जाता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। और वो कर्व कैसे बनता है वो आपको यहां पे देखना है, ठीक। आप हेडिंग डाल रहे हैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या आप इसकी एक और हेडिंग लिख सकते हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस, ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप बेसिकली समझते हो कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ आइडियल गैस होगा, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कौन सी वाली स्पीड गैस की ज्यादा होती है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, Vrms is greater than V average which is greater than V most probable at a particular temperature. Is that clear? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक आइडियल गैस के लिए कौन सी स्पीड ज्यादा होती है, Vrms followed by V average followed by V most probable। अब बात समझना, देखिए यहां पे मैंने कर्व बना रहा हूं, ये कर्व मैं बना रहा हूं बिटवीन fraction of molecules versus यहां पे लिख रहा हूं मैं molecular speed, fraction of molecules versus molecular speed, molecular speeds। देखिए ये जो यहां पे fraction of molecules versus molecular speeds का कर्व आता है, ये कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ये कर्व कैसे बनता है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, इस कर्व से आपको चीजें डिपिक्ट करनी आनी चाहिए, वो आपका मेन कंसर्न है यहां पे। देखिए अगर मैं कर्व एक प्लॉट करूंगा बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड्स एट फॉर एग्जांपल टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1 मैंने प्लॉट कर लिया, ये कर्व कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। अगर मैं इस कर्व का पीक पॉइंट लूंगा, ये पीक पॉइंट मुझे किसके बारे में आइडिया दे रहा है, ये पीक पॉइंट, कैन आई सी दिस पीक पॉइंट इज गिविंग मी द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो स्पीड मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है उसको कौन सी स्पीड बोलते हैं, V most probable एट टेम्परेचर T1,
इज दैट क्लियर? देखिए ये पीक पॉइंट इसलिए क्या दे रहा है आपको? मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जो स्पीड मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है उसको कौन सी स्पीड बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर? अब वी नो एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर सबसे ज्यादा कौन सी स्पीड होती है? Vrms फॉलोड बाय V एवरेज फॉलोड बाय V मोस्ट प्रोबेबल। दैट मींस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे सबसे कम होती है, उससे ज्यादा एवरेज होती है, उससे ज्यादा कौन सी होती है? Vrms। अगर मुझे यहां पे दिखाना होगा, यहां पे इस लाइन पे मुझे दिखाना होगा, सिंस ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मॉलिक्यूलर स्पीड। अगर मुझे इस लाइन पे दिखाना होगा एवरेज स्पीड, क्या एवरेज स्पीड इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के आगे होगी कि इसके पीछे होगी? वी नो एवरेज स्पीड की वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से क्या होती है? ज्यादा होती है। दैट मींस एवरेज स्पीड एट टेंपरेचर T1 ये पॉइंट कहीं यहां पे होगा। इज दैट क्लियर? लेट्स से ये वाला पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है? ये वाला पॉइंट डिनोट कर रहा है V एवरेज एट टेंपरेचर T1। इज दैट क्लियर? अब अगर मुझे इसी पर्टिकुलर टेंपरेचर T1 पे, इस कर्व पे Vrms रिप्रेजेंट करना होगा, शो करना होगा, क्या वो इसके आगे आएगा या इसके पीछे आएगा? वी नो सबसे ज्यादा एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर सबसे ज्यादा कौन सी स्पीड होती है? Vrms स्पीड सबसे ज्यादा होती है। दैट मींस यहां पे Vrms कहीं आ जाएगा, Vrms एट टेंपरेचर T1। इज दैट क्लियर? रिमेंबर वन थिंग, जो भी आपके पास ये कर्व बनता है बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स, एरिया अंडर दिस कर्व मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड्स वाला कर्व, एरिया अंडर द कर्व विल बी ऑलवेज गिविंग यू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लिया था, अब इस 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स। दैट मींस जो भी एरिया अंडर कर्व होगा वो किसके बारे में मुझे डेटा देगा? दैट विल बी गिविंग मी द आइडिया अबाउट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? अगर मैंने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ली है, दैट मींस जो भी इस कर्व का एरिया आएगा दैट विल बी गिविंग मी द आइडिया अबाउट द टोटल नंबर ऑफ molecules. Is that clear? So simply what you have to remember first of all is जो भी इस कर्व का एरिया होगा that will be giving me the idea about the total number of molecules. ठीक है? अब टेंपरेचर T1 पे मैंने ये 3 स्पीड्स प्लॉट कर ली। ठीक? अगर मैं ये वाला एरिया देखूंगा, ये वाला एरिया देखिए आप, फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया मैंने कंसीडर किया, क्या आप मुझे बता सकते हो ये वाला एरिया किस बारे में मुझे बता रहा होगा? This area gives me, this shaded area, this gives me the idea about the fraction of molecules, the number of molecules जिनकी speed is greater or equal to Vrms, जिनकी speed is greater or equal to Vrms, and we know for a particular gas at a particular temperature कौन सी speed सबसे ज्यादा होती है? Vrms speed ज्यादा होती है। Is that clear? So this area, this shaded area gives me the idea about number of molecules जिनकी speed is greater or equal to Vrms। Is that clear? ठीक है? अब अगर मैं टेंपरेचर T2 पे ये कर्व बनाऊंगा, ये मैंने कर्व कहां पे बनाया? टेंपरेचर T1 पर। अगर मैं दूसरी टेंपरेचर किसी T2 पे, लेट्स से मैंने किसी दूसरे टेंपरेचर T2 पे कर्व बनाया, ठीक है? T2 एंड फॉर एग्जांपल T2 इज ग्रेटर देन T1। अब मैंने फॉर एग्जांपल इसी गैस जो मैंने टेंपरेचर T1 पे था, अब मैंने उसका टेंपरेचर इंक्रीज किया, कहां तक ले गया मैं? T2 तक ले गया, तो कर्व कुछ ऐसा आ गया, ठीक है? अब आप देखें इससे क्या हमें पता चलेगा, देखिए ये मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, दिस इज टेंपरेचर T2, ठीक है? अब जब मैंने इस गैस का टेंपरेचर इंक्रीज किया है, कैन यू टेल मी दिस, ये पॉइंट आपको किस बारे में बता रहा है? दिस पॉइंट इज गिविंग मी द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो स्पीड मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है उसको क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। दैट मींस कैन आई से ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस विल बी गिविंग मी द आइडिया अबाउट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट टेंपरेचर T2, ठीक है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल टेंपरेचर T2 पे अगर मुझे इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा V एवरेज, क्या वो उससे आगे आ रही है कि इससे पीछे आ रही है? इसकी डेफिनेटली क्या आ रही है? आगे, बिकॉज़ वी नो एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर V मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होता है, उससे ज्यादा क्या होता है? V एवरेज, उससे ज्यादा क्या होता है? Vrms। इज दैट क्लियर? तो यहां पे अगर मुझे प्लॉट करना होगा V एवरेज, दिस इज V एवरेज एट टेंपरेचर T2, दिस इज V एवरेज एट टेंपरेचर T2। सिमिलरली RMS स्पीड कुछ यहां होगी कहीं, ठीक है? दिस इज Vrms एट टेंपरेचर T2, दिस इज Vrms एट टेंपरेचर T2। इज दैट क्लियर? ठीक? अब देखिए, अब अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं ये वाला एरिया देख रहा हूं, ये वाला एरिया, ठीक है? दिस शेडेड एरिया, ये वाला शेडेड एरिया मुझे किस बारे में आइडिया दे रहा है? ये वाला शेडेड एरिया, ठीक है? दिस शेडेड एरिया इज गिविंग मी द आइडिया अबाउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड इज ग्रेटर देन Vrms एट टेंपरेचर T2। अगर आप देख रहे हो, पहले आपका एरिया ज्यादा था कि अब एरिया बढ़ गया,
टेम्परेचर बढ़ने से ये वाला शेडेड पार्ट बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, और एरिया बढ़ने का मतलब क्या हो गया? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड इज ग्रेटर और इक्वल टू VRMS, दैट इज गेटिंग इंक्रीज्ड. सो आई कैन सिंपली जनरलाइज अ स्टेटमेंट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, number of molecules whose speed is greater or equal to VRMS, that increases. समझ रहे हो आप? ठीक है. अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड इज ग्रेटर और इक्वल टू VRMS वो इंक्रीज हो रही है, वी नो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या थी? हाफ ऑफ m VRMS स्क्वायर. अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड इज ग्रेटर और इक्वल टू VRMS इज गेटिंग इंक्रीज, क्या मैं बोल सकता हूं नेट VRMS इंक्रीज हो रही होगी? अगर नेट VRMS इंक्रीज हो रही होगी यानी से काइनेटिक एनर्जी गैस की इंक्रीज हो रही होगी. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, जब भी टेंपरेचर इंक्रीज होगा, टेंपरेचर इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा? टेंपरेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी गैस की बढ़ जाएगी. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? The number of molecules whose speed is greater or equal to VRMS, that is getting increased. Because आप देख रहे हो VRMS सबसे मैक्सिमम स्पीड होती है, ठीक है? पहले आपके पास कम मॉलिक्यूल्स के पास मैक्सिमम स्पीड थी, अब आपके पास ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास मैक्सिमम स्पीड है. समझ लो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स whose speed is greater or equal to VRMS, that is getting increased. That is why kinetic energy of the gas increases on increasing the temperature. Is that clear? ये स्टेटमेंट आप याद रखना. कौन सा स्टेटमेंट? जो मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है? ये आपको थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है. व्हाट इज द रीजन फॉर, आई मीन जब हम टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं गैस का, काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती है? एक्चुअल रीजन क्या होता है? बिकॉज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स whose speed is greater or equal to VRMS, that actually increases. Is that clear? This was all about what? Maxwell's distribution curve. One more thing जो आपको यहां पे पूछा जा सकता है. देखिए आप क्या, देखिए आप क्या पूछा जा सकता है यहां पे. फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं प्लॉट कर रहा हूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है? यहां से मैं प्लॉट कर रहा हूं मॉलिक्यूलर स्पीड्स, ठीक है? मैंने कुछ कर्व्स दो ऐसे बनाए, एक कर्व ऐसे बन गया, लेट्स से एक और कर्व ऐसे बन गया, ठीक है? लेट्स से ऐसे बन गया, ठीक? ये मैंने दो कर्व्स बनाए, ठीक? अब फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों कर्व्स, ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व, दिस इज फॉर द गैस हुज मोलर मास इज m1, और ये वाला ऊपर वाला कर्व, दिस इज फॉर द गैस हुज मोलर मास इज m2. एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर, एक ही टेंपरेचर, मैंने बेसिकली दो कंटेनर्स लिए, मैंने दो गैसेस लिए, गैस 1 गैस 2, बट दोनों गैस का टेंपरेचर क्या रख रहा हूं? सेम रख रहा हूं, ठीक है? अब इसका मोलर मास है फॉर एग्जांपल m1, इसका मोलर मास है m2, ठीक है? मुझे बताना है इन दोनों कर्व से आप बता सकते हो मुझे किसका मोलर मास ज्यादा होगा, किसका मोलर मास कम होगा, ठीक है? आप इजीली बता सकते हो. कैसे? देखा, हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की फॉर्मूला पढ़ी. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की फॉर्मूला क्या थी? √2RT डिवाइडेड बाय m, √2RT डिवाइडेड बाय m. तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और मोलर मास आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इज दैट क्लियर? अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर करूं, ये वाला पॉइंट, दिस इज गिविंग मी द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर गैस 1, ठीक है? और ये वाली स्पीड कौन सी होगी? दिस विल बी द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर गैस 1. इज दैट क्लियर? अब अगर गैस 2 का ये वाला कर्व, ठीक है? और ये वाला पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है? मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. और जो स्पीड मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर गैस 2. अगर आप देख रहे हो गैस 1 के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा है कि गैस 2 के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा है? गैस 1 की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा है बिकॉज़ ये आगे आ रही है, ये पीछे है. समझ लो? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर गैस 1 इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर गैस 2. इज दैट क्लियर? और अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड गैस 1 की ज्यादा है, ये दोनों आपस में क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दैट मींस मोलर मासेस की रिलेशन सेम आएगी कि ऑपोजिट होगी. अगर आपको याद होगा पहली क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है, जब भी दो वेरिएबल्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जो एक वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल y2 इज ग्रेटर देन y1, sorry, for example y2 is greater than y2 which is greater than y1. अगर मुझे बताना होगा
x के बीच में क्या रिलेशन होती है, कैसी होती है, x3 is also greater than x2 which is greater than x1। कब की बात है, when y is directly proportional to x। अब अगर ऐसा होगा y is inversely proportional to x, now y2 is greater than y3 is greater than y2 which is greater than y1। अब यहां पे x के बीच में क्या रिलेशन होगी, ऑपोजिट रिलेशन होती है। अगर आपको याद होगा, I can say x3 is less than x2 which is less than x1। is that clear? अगर आप देख लो, most probable speed of 1 is greater than most probable speed of 2, most probable speed of 1 is greater than most probable speed of 2, and most probable speed is inversely proportional to molar mass। that means molar mass of 1 will be less than molar mass of 2। is that clear? ऐसे आप अगर आपके पास दो तीन कर्व ऐसे ही दिए जाएंगे, आप इजीली बता सकते हो कौन से कर्व का मोलर मास ज्यादा होगा, कौन से कर्व का मोलर मास कम होगा एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर। सिंपली क्या करना आपको, आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड चेक करो, जहां पे जिसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगी उसका मोलर मास कम होगा, जिसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम होगी उसका मोलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसा भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो टू थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इन मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज, फर्स्ट, kinetic energy increases on increasing the temperature because number of molecules whose speed is greater or equal to VRMS, that is getting increased. Number second, if you have two gases at a particular temperature with two different curves, and the curves are between fractional molecules versus molecular speeds, at that time if you have to check which curve has the greater molar mass, which curve has the lesser molar mass, so on the basis of most probable speeds you can check which curve will be having maximum molar mass, which curve will be having minimum molar mass। जिस कर्व का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगी उसका मोलर मास कम होगा, जिस कर्व की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम होगी उसका मोलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ऑलराइट गाइस, तो छोटा सा टॉपिक है, देखें आप, आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस। अब आप इजीली बता सकते हो कौन सी गैस आइडियल हो सकती है, कौन सी गैस रियल होगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर में जितनी भी गैस आपके पास होती है वो कौन सी होती है, रियल गैस होती है। आइडियल गैस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, इट इज जस्ट द हाइपोथेटिकल कांसेप्ट, राइट? नाउ हाउ डू वी डिफाइन द आइडियल गैस? फर्स्ट थिंग, एज पर योर KTG is concerned, there is no force of attraction or repulsion between the molecules। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी गैस होगी जो होती नहीं, ठीक है, अगर आपके पास होगी बाय चांस, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगा, उस गैस को क्या बोला जाएगा, आइडियल गैस। अब अगर आपके पास कोई गैस होगी जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, उसको कौन सी गैस बोलेंगे? उसको बोलेंगे रियल गैस, ठीक है। सिमिलरली आइडियल गैस के एक मॉलिक्यूल के साइज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बोल दो आप, या वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑक्यूपाइड बोल दो आप, ठीक है, जो कि मैं आगे डिस्कस करना है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एक मॉलिक्यूल के साइज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑक्यूपाइड, उस टाइम पे गैस कौन सी होनी है? उस टाइम पे जो आपके पास गैस होगी दैट विल बी द आइडियल गैस। बट रियल गैस के केस में मॉलिक्यूल्स का साइज सिग्निफिकेंट होता है, मतलब हम एक मॉलिक्यूल के साइज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑक्यूपाइड। आइडियल गैस के केस में हम मान के चलते हैं कि मॉलिक्यूल्स का जो साइज है दैट इज नेग्लिजिबल। रियल गैस के केस में हम ये मान के नहीं चलते हैं कि मॉलिक्यूल्स का साइज नेग्लिजिबल है, ठीक है। और आइडियल गैस जो भी होती है वो किस इक्वेशन को फॉलो करती है? PV is equal to nRT को, ठीक है। आइडियल गैस जो भी होती है वो किस इक्वेशन को फॉलो करती है? PV is equal to nRT को। अगर किसी गैस के लिए PV is not equal to nRT आ गया, फॉर एनी गैस इफ PV is not equal to nRT, अगर किसी गैस के लिए PV is not equal to nRT, तो वो वाली गैस कौन सी होनी है? उस गैस को बोलेंगे हम रियल गैस, जो कि हमें आगे डिस्कस डिटेल में करना है। समझ लो आप? तो ये तीन चीजें बेसिकली जो आपको अभी याद रखनी है, कौन कौन सी? आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। नंबर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी नेग्लेक्टेड कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन केस ऑफ आइडियल गैस, व्हेयरएज रियल गैस में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। थर्ड, जो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है, कौन सी गैसेस फॉलो करते हैं? आइडियल गैसेस, ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT in case of ideal gas, whereas if PV is not equal to nRT, then the gas which you'll be having at that time, that will be what? That will be which gas? That will be definitely a real gas। अब यहाँ पे पॉइंट एक बनता है, देखिए, अगर जो भी आपके पास नेचर में गैसेस है, कौन सी है? रियल गैसेस। अगर इन रियल गैस को आपको आइडियली बिहेव कराना होगा, इन रियल गैसेस को आपको आइडियल गैसेस बनाने होंगे, तो कैसे बना सकते हो? हाउ टू कन्वर्ट रियल गैसेस इनटू आइडियल वंस, वो हमें यहाँ पे देखना है, वो देखना जल्दी।
आप छोटी सी हेडिंग ही डालो क्वेश्चन के फॉर्म में, आप लिखो हाउ टू कन्वर्ट अ रियल गैस इनटू आइडियल गैस। हाउ टू कन्वर्ट अ रियल गैस इनटू आइडियल गैस। देखिए आप एक रियल गैस को आइडियल गैस कैसे बनाया जा सकता है, कैसे एक रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव कराया जा सकता है। देखिए ये बताने से पहले आप एक चीज सुने पहले, अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल्स लेट्स से these molecules are right now at infinite distance apart, these molecules are right now at infinite distance apart, क्या इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। वी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस इनफिनाइट है तो 1/infinity किसके बराबर होता है? 0। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। सो रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर मॉलिक्यूल्स विल बी एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब इनफिनाइट डिस्टेंस, एट दैट टाइम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 0। क्लियर? अब अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को थोड़ा क्लोज लाऊंगा, मॉलिक्यूल्स को मैंने थोड़ा क्लोज लाया मैंने, दैट मींस मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम हो रही है। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो जितना जितना मैं मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाता जाऊंगा उतना इनके बीच में डिस्टेंस कम होती जाएगी और एट द सेम टाइम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा। इज दैट क्लियर? देखिए अगर आपके पास एक रियल गैस है, कंटेनर में आपने क्या रखी है? एक रियल गैस रखी है। रियल गैस मतलब रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, और यहां पे आपने एक पिस्टन लगाया हुआ है। अगर आपको इस रियल गैस को किसकी तरह बिहेव कराना है, इस रियल गैस को आइडियल गैस बनाना है, तो सबसे पहले आइडियल गैस की कंडीशन क्या है? देयर शुड बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। उसके लिए आपको मॉलिक्यूल्स को कहां भेजना है? मॉलिक्यूल्स को इनफिनाइट डिस्टेंस पे भेजना है। इज दैट क्लियर? आप मॉलिक्यूल्स को इनफिनाइट डिस्टेंस पे कब भेज सकते हो? कहने से जब आप कंटेनर का वॉल्यूम इनफिनाइट करोगे। समझ लो आप? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको एक रियल गैस को आइडियल बनाना होगा, रियल गैस को क्या बनाना होगा? आइडियल गैस। आपको वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना होगा। वॉल्यूम मैक्सिमाइज करने से मॉलिक्यूल्स विल बी एट द इनफिनाइट डिस्टेंस अपार्ट, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? 0 के बराबर हो गया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, यू हैव टू कीप द वॉल्यूम एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। समझ लो आप? उतना जितना आप वॉल्यूम ज्यादा रखोगे उतना ये रियल गैस किसकी तरह बिहेव करेगा? आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। Is that clear? One thing. Number second, अगर आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया है, वॉल्यूम आपने इस रियल गैस का कैसे इंक्रीज किया होगा? जब आपने पिस्टन को ऊपर ले गए होंगे आप। ठीक है, अगर वॉल्यूम इनफिनाइट हो गया, दैट मींस कंटेनर जो होगा, जो इसका पिस्टन होगा, ये भी इनफिनिटी पे होगा। दैट मींस कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो गया होगा? इनफिनाइट। अगर कंटेनर का वॉल्यूम इनफिनाइट हो गया है, दैट मींस मॉलिक्यूल्स विल बी एट इनफिनाइट डिस्टेंस अपार्ट। अगर मॉलिक्यूल्स इनफिनाइट डिस्टेंस पे है, उस टाइम पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स 0 के बराबर होगा। ठीक है, वन स्टेटमेंट। नंबर सेकंड, अगर वॉल्यूम इनफिनाइट हो गया है, क्या मैं एक मॉलिक्यूल के साइज को नेग्लेक्ट कर सकता हूं कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर? बिकॉज़ कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो गया? इनफिनाइट हो गया है। अगर कंटेनर का वॉल्यूम इनफिनाइट हो गया है, जो इसमें गैस प्रेजेंट होगी, मैं एक गैस मॉलिक्यूल के साइज को नेग्लेक्ट कर सकता हूं कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, या बोल दो कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑक्यूपाइड। Is that clear? तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे फेवर कर रहे हैं। दैट मींस जब एक रियल गैस को क्या करना होगा, एक आइडियल गैस बनाना होगा, आपको वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम आपको इनफिनाइट करना पड़ेगा, मतलब है वॉल्यूम आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। Is that clear? तब जाके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स will be 0 and at the same time you can neglect the volume of one gas molecule compared to the volume of the container. Clear? Number 2, अगर आपने वॉल्यूम मैक्सिमाइज किया, दैट मींस आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज करना पड़ेगा। समझ लो आप? ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन, वॉल्यूम कैसे आप इनफिनाइट कर सकते हो? वॉल्यूम कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो? आपको इस कंटेनर का टेंपरेचर बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? अगर आप इस कंटेनर का टेंपरेचर बढ़ाओगे, टेंपरेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मतलब मॉलिक्यूल्स धीरे-धीरे से दूर जाएंगे। दूर जा रहे हैं और टेंपरेचर कंटीन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन द मॉलिक्यूल्स विल बी एट इनफिनाइट डिस्टेंस, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 के बराबर होगा, जहां पे वॉल्यूम इस कंटेनर का इनफिनाइट के बराबर होगा, जहां पे आप एक मॉलिक्यूल के साइज को नेग्लेक्ट कर सकते हो कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। दैट मींस आपको टेंपरेचर भी क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। दैट मींस इन जनरल आई कैन से, जब भी आपको रियल गैस को किस में कन्वर्ट करना होगा? आइडियल गैस में, आपको वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना पड़ता है, प्रेशर आपको मिनिमाइज करना पड़ता है और टेंपरेचर भी आपको क्या करना पड़ता है? मैक्सिमाइज करना पड़ता है। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट a real gas
into the ideal gas, या मैं बोल सकता हूं ऐसे आप एक रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करा सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक विल बी द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके पास जो गैस है, इज इट अ रियल गैस और आइडियल गैस। दैट विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर।